वो पर्यावरण की समस्याएं हैं जिसकी वजह से है ग्लोबल वार्मिंग। ये है साउथ स्विट्जरलैंड में फ्रॉस्ट के रहने का समय। पिछले 100 सालों में फ्रॉस्ट के रहने का समय काफी कम हो गया है। अब इसे देखिए, ये हैं कई सारे महामारी फैलाने वाले जीव। पर्यावरण की उभरती हुई नई समस्याओं के बीच में ये भी आ गए हैं अपना स्थान पाने के लिए। यहां यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये हो रहा है। आपने पैन बीटल की समस्या के बारे में भी सुना होगा, जो कि मर जाया करते थे ठंड से। फ्रॉस्ट का समय कम हो जाने की वजह से पैन ट्रीज का विनाश हो गया है। ये है 14 मिलियन एकर्स ऑफ स्प्रूस ट्रीज अलास्का में। ये बॉग बीटल की वजह से मर चुके हैं। कुछ शहर सिर्फ इसलिए बसे थे क्योंकि वे मस्कीटोज लाइन के ऊपर थे। एक शहर है नैरोबी, दूसरा है हरारी। ऐसे कई और शहर भी हैं। अत्यधिक गर्मी की वजह से ये मस्कीटोज हायर एलिवेशन की तरफ ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इन्फेक्शियस बीमारियों के कई कारण होते हैं। कई अलग अलग प्रकार के जीव जंतु फैल रहे हैं और अपने साथ नई पुरानी बीमारियां भी फैला रहे हैं। लास्ट क्वार्टर सेंचुरी में कुछ 30 नई बीमारियां फैली हैं। सांस जैसी बीमारियों ने तो काफी समस्याएं खड़ी की हैं। कुछ बीमारियां जो कि खत्म हो चुकी थीं या काफी कंट्रोल में थीं, ट्यूबरकुलोसिस उनमें से एक है। एवियन फ्लू, जैसा कि आप सब जानते हैं, काफी गंभीर समस्या थी। 1999 में वेस्ट नाइल वायरस को देखा गया। ईस्टर्न शोर्स में 2 साल बाद इस वायरस ने मिसिसिपी क्रॉस कर लिया और 2 साल बाद ये सारे कॉन्टिनेंट में फैल गया। ये बड़ी समस्याओं के संकेत हैं सारे संसार में। कोरल रीफ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और कई और कारणों की वजह से ये मछलियों का खाना ब्लीच हो रहा है। अंत में ये ऐसे दिखेंगे। इसकी वजह से मछलियां और बाकी सारे जीव जो कि कोरल रीफ पर निर्भर हैं, वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रकृति के नियमों की तुलना में स्पीशीज का लॉस 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं आ रहा हूं सेकंड कैनेरी इन द कोल माइन पर, एंटार्क्टिका। इस धरती पर अगर कहीं सबसे ज्यादा बर्फ है तो यहीं पर है। मेरे एक दोस्त ने 1978 में कहा था कि अगर एंटार्क्टिका पेनिनसुला में आप आइस शेल्फ को टूटता देखें तो ये एक संकेत होगा चेतावनी का ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर आप पेनिनसुला को नजदीक से देखें तो जहां जहां आप ये ग्रीन पैचेस देखते हैं, वे सब आइस शेल्फ हैं जो कि एक आइलैंड से भी बड़े हैं। पिछले 15-20 साल में ये टूट चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस एक पर ध्यान दें जिसका नाम है लार्सन बी। जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इस काले पुल पर। ऐसा लगता है जैसे हम इसके आर पार इस बड़े महासमुद्र को देखते हैं, पर वास्तव में ये एक भ्रम है। ये पिघला हुआ पानी है जो कि एक पुल बन गया है। अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊंचाई से देखें तो आप देख पाएंगे कि ये 700 फीट लंबा है। ये कितना भव्य है, कितना विशाल है। वहां दूर पहाड़ों से पहले ये देखिए, ये है फ्लोटिंग आइस, और माउंटेन के नीचे स्लोप में ये है लैंड बेस्ड आइस। यहां से उन पहाड़ों तक ये करीब 20 या 25 मील है। अब उन्होंने सोचा था कि ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद भी ये करीब 100 साल तक स्थिर रहेगा। वो साइंटिस्ट जो आइस शेल्फ के विषय में अध्ययन करते हैं, वो पूरी तरह अचंभित हो गए। उन्होंने ये देखा कि जनवरी 31, 2002 से लेकर 35 दिन में ये आइस शेल्फ करीब करीब गायब हो गया। कुछ हद तक पहले भी कुछ खास सीजन्स में बर्फ पिघलती थी और कुछ तब्दीलियां होती थीं, लेकिन जो आज हो रहा है वो कभी नहीं होता था। सन 1992 में ग्रीनलैंड में इतना पिघलाव देखा गया था। 10 साल के बाद ये हाल है और 2005 से ये इतनी ज्यादा पिघल गई है। साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ टोनी ब्लेयर कहते हैं कि ग्रीनलैंड में आज जो हो रहा है उसकी वजह से विश्व के मैप्स को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। अगर ग्रीनलैंड टूटकर पिघल गया, या फिर आधा ग्रीनलैंड या आधा वेस्ट एंटार्क्टिका टूटकर पिघल गया, तो फिर यह हाल होगा सी लेवल और फ्लोरिडा का। और ये होगा सैन फ्रांसिस्को बे के साथ। इन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं। नेदरलैंड जो कि वन ऑफ द लो लेवल कंट्रीज है, ये पूरी तरह तबाह हो जाएगा।
बीजिंग के आसपास का एरिया जहां लाखों लोग रहते हैं, शंघाई के आसपास का एरिया भी तबाह हो जाएगा जहां करीब 40 मिलियन लोग रहते हैं। इससे भी बुरा हाल होगा शायद कैलकाटा का और ईस्ट बांग्लादेश का भी। बढ़ता और फैलता पानी यहां करीब 60 मिलियन लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। जरा सोचिए उन लाखों करोड़ों रेफ्यूजीज का जो बेघर हो जाएंगे कुदरत के बदलाव की वजह से, और करीब 100 मिलियन लोग दर बदर हो जाएंगे। यह है मैनहट्टन और यह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल साइट। 9/11 के भयानक हादसे के बाद हमने कहा था फिर कभी नहीं, पर यह देखिए मैनहट्टन के साथ क्या होने वाला है। वैज्ञानिक इसे ठीक तरह से नाप सकते हैं कि कितना पानी टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपना रास्ता बनाते हुए न्यू ऑर्लिन्स को कवर कर सकता है। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल का वो एरिया जो कि पानी में डूबने वाला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि टेररिज्म के अलावा भी और कई बड़े खतरे हैं जिनके लिए हमें कहीं ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह टक्कर उत्पन्न होती है। पहला फैक्टर है पॉपुलेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब मेरी जनरेशन बेबी बूमर्स ने जन्म लिया तो पॉपुलेशन ने 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया था। आज मैं 50s में हूं और पॉपुलेशन मार्क 6.5 बिलियन तक पहुंच गया है। और कुछ ही अरसे में जब मैं बेबी बूमर्स के डेमोग्राफिक एक्सपेक्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, पॉपुलेशन 9 बिलियन से भी बढ़ गया होगा। हम देखें तो हमें 10,000 जनरेशन लगे थे पॉपुलेशन को 2 बिलियन तक पहुंचने में, और अब सिर्फ एक ह्यूमन लाइफ टाइम में यह 2 से बढ़कर 9 बिलियन हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा फर्क है? इस वजह से पृथ्वी पर प्रेशर बहुत बढ़ता है, खासकर उन गरीब देशों पर जो हर तरह से संपन्न नहीं है, और पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ता है खाने के क्षेत्र पर, पानी के क्षेत्र पर, नाजुक और असुरक्षित नेचुरल रिसोर्सेज पर। यही प्रेशर है जिसकी वजह से हमने हरे भरे घने जंगलों की तबाही देखी है, सिर्फ ट्रॉपिकल ही नहीं और जगहों पर भी। ये पृथ्वी का टाइम लैप्स पिक्चर है जो रातों को लिया गया है। व्हाइट में शहरों की लाइट है, रेड कलर में जलते हुए जंगल और बुश फायर्स हैं। ये जो येलो एरिया है वो है गैस फ्लोज, जैसे ये साइबेरिया में। अब मैं आ रहा हूं सेकंड फैक्टर पर जिसकी वजह से पृथ्वी के साथ हमारा रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो गया है, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन एक ब्लेसिंग है हमारे लिए क्योंकि हमें इससे बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली मेडिसिन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। पर यह नई पावर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में सोचें, वो एक फॉर्मूला है, पुरानी हैबिट्स प्लस पुरानी टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे जाने पहचाने होते हैं। पुरानी हैबिट्स जिन्हें बदलना मुश्किल है प्लस नई टेक्नोलॉजी, इनके परिणाम बेहद अलग हो सकते हैं। हमें वॉर्स के विषय में भी अलग तरह से सोचना होगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पुरानी हैबिट के परिणाम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम पुराने पैटर्न को बिना दिमाग का इस्तेमाल किए यूं ही फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह बिना सही सोच का इस्तेमाल किए हमने पृथ्वी के रिसोर्सेज का बेकार ही इस्तेमाल किया है। यह वर्ल्ड का कंप्यूटर मैप है जो हमें दिखाता है ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया में हम सबका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। अमेरिका में हम इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, पूरे साउथ अफ्रीका से पूरे साउथ अमेरिका, पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे एशिया, सबको कंबाइन करके भी। द पर कैपिटा इनकम एवरेज अगर निकाला जाए, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ईयू, रशिया, तो यूएस में हम ठीक यहां पर हैं, बाकी सबसे काफी ऊपर। अगर पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो चाइना में स्थिति थोड़ी अलग है, चाइना का रोल यहां बड़ा है और यूरोप का भी, पर हम अमेरिकन का योगदान भी पॉपुलेशन के क्षेत्र में काफी बड़ा है। इस प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया जो थर्ड एंड फाइनल फैक्टर है पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने वाला। अगर एक मेढक उबलते हुए गर्म पानी के पॉट में कूदेगा तो वो तुरंत ही बाहर कूद जाएगा क्योंकि वो खतरे को महसूस कर लेगा। पर अगर वो ही सेम फ्रॉग गुनगुने पानी के पॉट में कूदेगा
जो कि बहुत धीमी आंच पर गर्म करने को छोड़ा गया है, तो वो फ्रॉग उसी पॉट में आराम से बैठा रहेगा, भले पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहे। ये मेंढक हिलेगा भी नहीं जब तक कि कोई बाहर से आकर उसे बचाए नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू रेस्क्यू द